सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। अज असी एमरजेंसी लानी है इंडिया च भी ते स्टेट्स च भी ते फाइनैंशियल एमरजेंसी भी करांगे। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। पंजाब PCS दे विच प्रीलिम्स ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ दैट वी शैल कवर इन टूडेज़ क्लास। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਆਲਦੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MCQs ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਮੇਨਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿम्स। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज़ क्लास आई वॉन्ट टू मेक कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। पहली अनाउंसमेंट ये है भी अज है ट्यूसडे वैनसडे 2 दिन का तुहाडे कोल टाइम है। थर्सडे नूं मैं लाइव आवांगा बच्चे एट 8:30 PM। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। 8:30 ਤੋਂ ਸੇ 9:15 ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ। 9:15 ऑनवर्ड्स ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬॉडीज़ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬॉडीज़। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ IR। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ IR ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੇ ਔਨਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਲਿम्स ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ UPSC ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਲਿम्स ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਮਡ ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ या फिर थोड़ी पोलिटिकल थ्योरी दी क्लासेस। अगेन ईवन इन दीज क्लासेस जिन्ना मैं कवर करावांगा उन्ना बहुत है। पोलिटिकल साइंस दे ऑप्शनल नहीं लिया होया तुसी, तुहानू पॉलिटी दी थ्योरी आनी है पंजाब PCS दे प्रीलिम्स, उन्ना जिन्ना मैं कराऊंगा मोर देन सफिशेंट है। ओके, बट माई पर्पस टू कम ऑन लाइव हेयर इज़ सो दैट वी री-स्ट्रैटेजाइज आर प्रिपरेशन क्विकली। असे हुण साडे सारे टीचर्स अगेन दे आर गेटिंग बैटर। लास्ट मंथ ऑल्दो असी पिछले 1 महीने तो थोनू लैक्चर्स देते, पर इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉर्ड द लैक्चर बिकॉज आफ्टर स्पीकिंग फॉर 1 आवर्स सानू 1.5-2 घंटे ना थोड़ा जिहा हले भी सांस लेना पैंदा है। थोड़ी जी स्टैमिना घट जाता कोविड तो बाद ना, ज़्यादा देर बोलन दा एंड ऑल दैट। सो दैट्स वाई वी वर स्ट्रगलिंग, बट नाउ आई हैड गुड न्यूज़ फ्रॉम अदर टीचर्स एज वेल। सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग फाइन। सो हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो मंडे आ रहा है इसके बाद हमारी री-स्ट्रैटेजाइजिंग होएगी। नकुल सर अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर गए हैं, मनीष सर ने अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर ली हैं, अनु मैम ने अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर ली हैं। तो अब आपकी CSET भी रिज्यूम हो जाएगी 6 PM वाली मंडे ऑनवर्ड्स, और रात की 9 बजे वाली क्लासेस भी रिज्यूम हो जाएंगी। तो अब आप पंजाब PCS के लिए आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू गेट बैक इनटू फॉर्म द वे यू वर 2-3 मंथ्स अगो। जे तुसी UPSC का पेपर दिता सी, चंगा नहीं होया, तो ऑल द मोर रीजनस फॉर यू टू कॉन्सनट्रेट कंप्लीटली ऑन योर पंजाब PCS। जे UPSC का पेपर दिता सी, चंगा हो गया, ईवन दैन यू शुड कंटिन्यू 9 PM वाली क्लास तो थानू चंगी तरह करनी चाहिए है। तो जे थोड़ा पेपर चंगा होया मेन्स का, then we are coming prelims da UPSC da, then we are coming for with a value addition initiative for you as well that we shall talk about on some other day। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ PDF ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ प्लेटफॉर्म के उत्ते in a very user friendly manner you shall get everything and we will strategize कि हुण असी पंजाब PCS की अपनी प्रिपरेशन नू फाइनल लैग किवें देना, फाइनल लैग च टच किवें देना, बेस्ट टच साइंस भी थोड़ी इत्थे रिज्यूम हो जाएगी। हुण मैडम है स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा होपफुली अगले 10 ਤੋਂ 12 दिन च जिहड़ा रिमेनिंग सिलेबस है वो ऑलमोस्ट थोड़ा कवर हो जाएगा। उस तो बाद डिमांड बेस्ड ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਲਿम्स ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गया। परसों 8:30 ਵਜੇ थर्सडे ਨੂੰ लाइव सैशन होना है। ऑलराइट, चलो जी एमरजेंसी स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक। बेसिकली साडी कंट्री च मैं हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स ਤੇ भी आवांगा। बेसिकली साडी कंट्री च
3 टाइप्स दी इमरजेंसी दा प्रोविजन है। नॉर्मली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र में इमरजेंसी के प्रोविजन को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इमरजेंसी में हो क्या जाता है, वो प्रतिनिधि जो आपने चुने होते हैं, दोज लीडर्स, और वो सरकारें जो आपने चुनी हुई हैं राज्यों में और सब जगह, उनके पास पावर नहीं रहती, सारी की सारी पावर्स एक सेंट्रल बॉडी के पास आ जाती है। तो जब आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास पावर ही नहीं है, फिर डेमोक्रेसी क्या रहेगी? ठीक है, तो इमरजेंसी के प्रोविजंस यूजुअली एंटी डेमोक्रेटिक माने जाते हैं इन जनरल। ओके, ऑल्दो वी विल सी कि साडी कंट्री च क्यों लोड़ पैगी इन्ने बड़े बड़े डेमोक्रेट्स, पैशनेट डेमोक्रेट्स लाइक अंबेडकर जी ते नेहरू जी वर्गियां नूं इमरजेंसी दे प्रोविजन पाउण दी। पहली चीज़। दूजी चीज़ की है, इमरजेंसी दे उत्ते तुसीं 2-3 चीज़ां देखणियां। पहली चीज़ की है, 3 टाइप दी इमरजेंसी हुंदी है। नंबर 1 नैशनल इमरजेंसी, नंबर 2 जिन्हों असीं उदा इमरजेंसी वर्ड यूज़ कर लेंदे हैं ऑल्दो, जिन्हों असीं कह देंगे स्टेट इमरजेंसी, एंड नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आपको ना बस एक चीज़ समझनी है, उसी से आपका सबसे पहले मिसकंसेप्शन हट जाएगी और आपके क्वेश्चन ठीक होने शुरू हो जाएंगे। किसी इमरजेंसी को हम नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं या स्टेट इमरजेंसी कह रहे हैं, इसका इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि वो नेशन में लग रही है कि किसी स्टेट में लग रही है। बहुत बच्चों को जो जल्दी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करते हैं अभी नहीं, उनको ये मिसकंसेप्शन होती है कि नेशनल इमरजेंसी मीन्स पूरे इंडिया में इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी मीन्स किसी स्टेट में इमरजेंसी। हम किसी भी इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं कि स्टेट इमरजेंसी कह रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको लगाए जाने का कारण क्या है, कौन सा प्रोसीजर है, कौन से आर्टिकल के अंडर लग रही है। इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि किसी स्टेट में लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नेशनल इमरजेंसी है और वो किसी स्टेट में या कलेक्शन ऑफ स्टेट्स में लग जाए, पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी की लगी ही नहीं। ये इन थ्योरी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, कारण अलग हैं सब इमरजेंसीज के और प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग हैं। सो डिपेंडिंग ऑन किस बेसिस पे लगी हुई है उस हिसाब से डिसाइड होती है इमरजेंसी। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। ऑलराइट, तो अगर आप बेसिक से चीज़ देखें तो हमारे पार्ट 18 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 टू 360 में इमरजेंसी की बात की गई है। 3 टाइप की इमरजेंसीज की बात की गई है। पहली इमरजेंसी नेशनल, दूसरी स्टेट, तीसरी फाइनेंशियल। नाउ सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी। जब भी हमने कोई भी इमरजेंसी पढ़ना है तो उसमें हमने 3-4 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ क्या है, ग्राउंड क्या है इसको लगाए जाने का, किस बेसिस पे आप ये इमरजेंसी लगा रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोसीजर क्या है इसको लगाने का, कौन लगा सकता है, कौन हटा सकता है, पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो कितनी बड़ी मेजॉरिटी चाहिए। तो पहले तो ग्राउंड, स्टेज 1, स्टेज 2, फिर प्रोसीजर। तीसरा, इससे क्या होगा, इमरजेंसी लगने से क्या होगा। यहाँ पे यूजुअली आप 3 चीज़ों के अराउंड फोकस करते हो। पहली चीज़, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में कोई फ़र्क आएगा क्या, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इमरजेंसी लगाइए उससे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में क्या डिफरेंस आएगा। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपके फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस आएगा। विल यू कंटिन्यू टू एंजॉय योर फंडामेंटल राइट्स the way you would have if there was no emergency। एंड तीसरा, जो लोकसभा है या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और 1-1 साल के लिए वो अपनी लोकसभा की लाइफ बढ़ाते रहे। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अराउंड आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। पहला क्या है, किस बेसिस पे तुसी केड़े आधार दे उत्ते इमरजेंसी लाई है, ग्राउंड। ओके, दूसरा, इमरजेंसी लगाने का प्रोसीजर क्या है, और तीसरा, इमरजेंसी लगने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं 3 चीज़ों में, सेंटर स्टेट के रिलेशंस में, फंडामेंटल राइट्स में और लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर की
ड्यूरेशन में, लाइफ में। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर इमरजेंसी। बेसिक सा एक आइडिया है कि जब इमरजेंसी लगेगी तो जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की, वैसे तो प्रेसिडेंट रूल में भी ऐसा ही होता है। वी आर स्टार्टिंग विद नेशनल इमरजेंसी। जब भी हम ये लगाएंगे नेशनल इमरजेंसी जो दी हुई है आर्टिकल 352 में, पॉपुलरली नोन एज नेशनल इमरजेंसी, तो क्या होगा, जो हमारे जहाँ पे भी इमरजेंसी लगी हुई है वहाँ पे फेडरल सिस्टम की जगह फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यू विल हैव यूनिटरी सिस्टम। मतलब स्टेट्स जड़ियाँ ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਅਰਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਸੈਂਟਰ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਆਲ ਦਿਸ ਮੈਟਰਸ। ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਓਵਰ ਦੀ ਸਟੇट्स। बेसिक जो आइडिया स्टार्ट करिए। चलो नेशनल इमरजेंसी तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला ग्राउंड की है, किस बेसिस दे उत्ते तुसी नेशनल इमरजेंसी ला सकते हो। शुरू च साडे कोल ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਲੜਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇਫਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, 1965 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, 1971 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵॉर ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਦੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1965 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 62 ਵਾਲੀ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਈ। 1971 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ, ਓਕੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 75 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ने जब वो इमरजेंसी इम्पोज की, असी लाइक अ पार्ट ऑफ मी कम्स फ्रॉम हरियाणा, सो हरियाणा 'ਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ, ਓਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ पॉपुलेशन कर दूंगा। पर देखा जिसने कहीं पहुंचना वो पहुंच के हटेगा, कोई रोक नहीं सकता। हम फिर भी पहुंचे, 150 करोड़ हो जाना बस अगले सेंसस तक, टेंशन ना लो। सो अदरवाइज इमरजेंसी की काफ़ी ख़राब मेमोरीज़ हैं। यूथ लीडर्स जो थे यूनिवर्सिटीज़ के, उन सबको उठा के इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। उस समय के जितने भी होनहार लीडर हैं ये सारे इमरजेंसी की देन है, जिन्होंने भी देश की इतनी सेवा की है। लालू प्रसाद यादव जी हैं, अब रामविलास पासवान जी हैं, चलो थे हो गए कल अनफॉर्चुनेटली, ये मुलायम सिंह यादव जी हैं, आगे और इतने सारे जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, ये जितने भी जिनकी वजह से आज हमारी राजनीति इतनी महान है, ये सारे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट समाज सोशलिस्ट आइडियाज़ लेके ही आए हैं। तो ये वाले सारे नेता उसने अंदर डाले हुए थे, और भी बहुत सारे इंक्लूडिंग आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड ऑल दैट। तो खैर कमिंग बैक टू, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, मेंस की क्लास में करेंगे सब। पॉइंट बीइंग कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे पास अच्छी मेमोरीज नहीं है, जनता के पर्सनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की कुछ रिस्पेक्ट नहीं रहती। सो मच सो कि ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ADS ਜਬਲਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ
फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਓਕੇ, ਵਿਚ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਦਾ ਕੇਸ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ मतलब नॉन नैगोशिएबल राइट होना चाहिए है सरकार किसी दे कोल भी इदा कि भी सरकार चक के लैगी तो लैगी, कोई होना तो चाहिए कोई कायदा कानून। बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस पॉइंट अगेन, तो जो इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लाई सी इस बेसिस पे, उस तो बाद सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे कर ले, जयप्रकाश नारायण जी ने, मुरारजी देसाई होरां ने, सारा ने, तो फिर रेवोल्यूशन होया, टोटल रेवोल्यूशन तो बाद दोबारा जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने शाह कमीशन बिठाई, शाह कमीशन ने रिपोर्ट दी, तो फिर उस तो बाद इन्होंने सब तो पहला की किया, इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड हटा के इहदी थां ते करता आर्म्ड रिबेलियन। भी हुण बस ये रीज़न नहीं हो सकता सरकार कोल भी यार नाले अंदर भी दिक्कत चल ही रही सी तां करके एमरजेंसी लाती। रीज़न की होना चाहिए भी असला होना चाहिए लोगों कोल, एंड दैन वो वाली रिबेलियन जो होएगी, सिविल वॉर की सिचुएशन होएगी, उदों फिर सरकार जी है नैशनल एमरजेंसी ला सकती है। सो टुडे इन इंडिया नैशनल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ऑलराइट, आई होप थानू ये समझ आ गया होए भी ओरिजिनली इंटरनल डिस्टरबेंस सीगा, पर यह तो बहुत वेग जा वर्ड है, मैनू लग सकता है डिस्टरबेंस तो मैनू किसी भी चीज़ तो हो सकती है, बट आर्म्ड रिबेलियन टेंजिबिलिटी ऐड होगी, हथियार किसी के नापे तोले जा सकते हैं। डिस्टरबेंस तो क्या है, मैं बोल दूँ यार बहुत सारे लोग सांस ले रहे हैं, मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है, सबका सांस बंद कर दो, तो इसकी वेग और वाइडर कॉनोटेशन की वजह से इसके जगह पे कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। उस तो बाद कदे इंडिया एमरजेंसी एज सच नहीं लगी, तो होपफुली ना ही लगेगी। इस टॉपिक की जो मैं थोड़ा MCQ करावांगा, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है भी किहड़ी चीज़ 42nd अमेंडमेंट चाहिए, किहड़ी चीज़ 38 अमेंडमेंट चाहिए। पर मैं थोड़ा एक बड़ा सिंपल जिहा आइडिया दस दिंदा है, थोड़ा सारा 100% गैस वर्क ठीक होएगा। हुण तुसीं आप सोचो एमरजेंसी लाई किने इंडिया च, इंदिरा गांधी ने लाई है 1975 च। जिहड़ा बंदा एमरजेंसी लाएगा वो किद्दां दे लॉ बनाऊगा भी पहला एमरजेंसी नूं लाना सौखा रखूगा, एमरजेंसी नूं जुडिशियल रिव्यू तो बाहर रखूगा, एमरजेंसी दे उत्ते सरकार दा पूरा कंट्रोल होवे, सेंटर स्टेट्स कोल कोई पावर ना होवे, इदां दी जिहड़ी टोन होएगी किसी स्टेटमेंट की वो तुसी एलोकेट करोगे 42nd अमेंडमेंट नूं या 38th अमेंडमेंट नूं जिहड़ी कि इंदिरा गांधी लैके आई सी। जे तुसी पेपर च वेखोगे भी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो एमरजेंसी लाना औखा करी जाती है, तो एमरजेंसी नूं रिमूव करना सौखा करी जाती है। दैट मीनस ए 44th अमेंडमेंट दी स्टेटमेंट होगी, दिस कैलकुलेटेड गैस की बात कर रहा हूँ, दिस मीनस कि ये अमेंडमेंट लैके आए होने जनता पार्टी वाले, क्योंकि सारे तो बेचारे अंदर से एमरजेंसी के टाइम बाद जाके उन्होंने कहा पहला तो एमरजेंसी लानी औखी करो, नहीं तो प्रधानमंत्री किसी दिन वह मूड खराब है उन्हें एमरजेंसी ला देनी है। तो 44th अमेंडमेंट इट ट्राई टू नलीफाई मोस्ट ऑफ दोज प्रोविजंस विच अंडर 42nd अमेंडमेंट विच मेड imposition of emergency easy and revocation difficult। ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕਰੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖੋ, ਤੇ फिर रिमूव करना तो बिल्कुल सौखा कर दो। क्लियर? इस अगर आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपके कैलकुलेटेड गेस ठीक होंगे। चलो, वैसे आई एम होपिंग कि आपको तुक्काबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा ही सवाल आएगा इस पे से अगर आएगा, ईजी टॉपिक है। ठीक है, चलो जी। हुण 44th अमेंडमेंट ने सब तो पहली चीज़ की करती, थानू क्या होया सी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यार प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी। आर्टिकल 352 ने तो कहता भी प्रेजिडेंट डिक्लेयर कर देगा भाई एमरजेंसी है वीरे, ठीक है, बट प्रेजिडेंट तो कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछ के कहेगा। इन अदर वर्ड्स एमरजेंसी जड़ी है वो प्राइम मिनिस्टर लाता है वाया प्रेजिडेंट। 44th अमेंडमेंट ने कहता ना इदा नहीं लगूगी, जड़ी कैबिनेट है और रिटन रिकमेंडेशन देवे,
लिख के देन सारे मंत्री ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਖਾਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਲੋ ਲਾਓ प्रेसिडेंट एमरजेंसी इंडिया ओनली देन। माइंडसेट क्या है कि चल मोदी का मन कर जाएगा कि इमरजेंसी लगा देता हूँ, पर हो सकता है राजनाथ सिंह की कॉन्शियसनेस जाग जाए कि नहीं यार नहीं, हो सकता है इन दोनों का मन कर जाए, नितिन गडकरी जी की कॉन्शियसनेस जाग जाए, या फिर हो सकता है कि मनमोहन सिंह जी का मन करता हो और या किसी और उनके मंत्री लगा लो, प्रफुल्ल पटेल बोले कि नहीं यार रहने देते हैं, कपिल सिब्बल बोले नहीं यार रहने देते हैं। मतलब क्या है कि जब कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन दे रही है, अब इसमें अगर कोई बंदा है वो इसको लेके नहीं ओके तो वो रिज़ाइन कर दे, क्योंकि कैबिनेट अगर फिर भी इन्होंने भेज दी लेटर तो हम तो ये मानेंगे ना कि सारी कैबिनेट की हाँ है। ऑलराइट, तो इस तरह से थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया प्रोसीजरली। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स वंडर कि वाई इफ़ इट इज़ सच अ थिंग, तो हम इसको हटाई क्यों नहीं देते, क्योंकि ज़रूरत भी तो पड़ सकती है, सच में भी तो पड़ सकती है ज़रूरत इमरजेंसी लगाने की। ओके, जेन्युइन रीज़न की वजह से। नाउ होया कि सी जदों इंदिरा गांधी की सरकार सी उन्हें उदा भी लॉ एक अमेंडमेंट की सी कॉन्स्टिट्यूशन च भी, इन्नी सियाणी प्रधानमंत्री जे कोई एमरजेंसी ला रही है तो तुसी जुडिशरी नूं जाके थोड़ी पूछना भी ठीक है कि गलत है। इन अदर वर्ड्स, emergency proclamation of emergency was kept outside the purview of judicial review under 38th amendment। again पहला था 44th amendment ने भी इस चीज़ नूं दोबारा कैंसल आउट करता, उन्होंने कहा भी नहीं यार जुडिशियल रिव्यू तो होगा। एंड इन मिनर्वा मिल्स केस, इस केस च भी उन्हें कहा सीगा जुडिशरी ने भी यार मैलाफाइड इंटेंशन प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ऑलराइट, सो एमरजेंसी इज़ नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, बट ਉਹਦਾ भी जुडिशियल रिव्यू होएगा। सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया भी सब तो पहली एमरजेंसी ਕਿਹੜੀ है, नैशनल एमरजेंसी। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है नैशनल एमरजेंसी, ग्राउंड्स से डिपेंड करेगा। ग्राउंड्स की ने एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या फिर आर्म्ड रेबेलियन। ऑलराइट, कौन लाएगा ये एमरजेंसी, प्रेसिडेंट। ठीक, किमें लाएगा की कंडीशन है, तो कंडीशन है रिटर्न रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट। ये कंडीशन किने ऐड की है, 44th अमेंडमेंट ने। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस प्रोक्लेमेशन का, तो हो सकता है। ऑलराइट, नाउ हुण जदों लाती एमरजेंसी तो बस गल नहीं मुक गई, बस ठीक है लाती, पार्लीमेंट तो इसकी अप्रूवल भी लैनी पैनी है। ਇਹਦਾ की प्रोसीजर है ये भी सुनो। जद भी एमरजेंसी लग गई तो 1 महीने के अंदर अंदर विदिन 1 मंथ थानू पार्लीमेंट के दोनों हाउसिस तो अप्रूव करानी है भी ये ठीक किया सी। पार्लीमेंट तो अप्रूव कराने का मतलब की है, कोई डिसीजन ले लिया, जिवें मान लो हुण डीमोनेटाइजेशन हुई सी, वो बस एग्जैक्टिव ऑर्डर पास करता, प्रधानमंत्री जी ने करता। प्रधानमंत्री जी ये भी कर सकते सी भी प्रेजिडेंट नूं कह देंदे भी चलो जी तुसी जाके कह दो ये चीज़ मेरी थां ते तुसी जाके कह दो। प्रेजिडेंट साहब भी कह सकते सी या दोवें खड़ जांदे नाल भी आ वीर आपां इकट्ठे अनाउंस करांगे। बट प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट हैव टू गो टू द पार्लीमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ डीमोनेटाइजेशन। करता है ना, फिर है ना। बट एमरजेंसी दे विच इदां नहीं हैगा, जे एमरजेंसी लाती 1 महीने के अंदर अंदर दोवें हाउसिस तो तुसी उन्होंने अप्रूव भी कराना है। वट डू वी मीन बाय दैट, इट मीनस कि लोक सभा तो राज्य सभा दे विच तुसी जाओगे तो तुसी पुछोगे भी हाँ जी एमरजेंसी ठीक है। हुण राज्य सभा तो एक परमानेंट हाउस है, वो तो चलता रहेगा। जे लोक सभा डिजोल्व हुई होए फिर की करना है, इन दैट केस जदों लोक सभा नाल दी नाल दोबारा बैठेगी विदिन 30 डेज फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग, मान लो डिजोल्व हुई है लोक सभा, दोबारा बैठेगी, जब जिद्दां ही नवी लोक सभा आई विदिन फर्स्ट सिटिंग तो 30 डेज दे विच इस तो अप्रूवल लैनी है, प्रोवाइडेड राज्य सभा ने इनू इन द मीन टाइम पास किया होया। इन अदर वर्ड्स हुण तुसी आप दसो राज्य सभा दे विच कौन बैठे ने, MP जिहड़े MLAs ने भेजे ने। MLAs स्टेट्स दे हुंदे ने, स्टेट में ज़रूरी तो नहीं है उसी पार्टी की सरकार हो जिस पार्टी की सरकार सेंटर में, अपना पंजाब ही लगा लो, पंजाब में इतनी होनहार कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में उससे ज़्यादा होनहार BJP की सरकार है। अब जो पंजाब से गए हुए हैं MPs राज्यसभा में, वो पंजाब के ही MLAs ने भेजे,
तो अगर वो एमपीज हाँ कर रहे हैं इमरजेंसी को, तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि पंजाब के एमएलएज भी हाँ ही कर रहे हैं? ऐसी तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करती है, ठीक बात। सो प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज इन द मीन टाइम अप्रूव्ड, देन व्हाट कैन हैपन? ओनली देन द इमरजेंसी कैन कंटिन्यू, ओनली देन द इमरजेंसी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। नाउ जे दोनों हाउसेस ने हाँ करती, चलो जी ठीक है, फिर की होएगा? एमरजेंसी 6 महीने लिए कंटिन्यू हो जाएगी, 6 मंथ्स के लिए एमरजेंसी कंटिन्यू होगी। फिर 6 महीने बाद दोबारा हाउसेस बैठेंगे, दोबारा आप कंटिन्यू करा लो, दोबारा हाउसेस बैठेंगे, दोबारा कंटिन्यू करा लो, दोबारा हाउसेस बैठेंगे, दोबारा कंटिन्यू करा लो। कितनी बार? जितनी मर्जी बार। वाई? अब चाइना लड़ने आया आपके साथ, आपने इमरजेंसी लगा दी, आपको पता थोड़ी अभी मेरे 2020 दा ला लो एक छेती, या 6 महीने की लड़ाई करते हैं जो भाई, वो तो पता नहीं कितनी देर चलेगी। इनफैक्ट आपने देखा ही है कि 62 की इमरजेंसी 65 में कंटिन्यू कर ली। अब आपको क्या पता है लड़ाई कितनी देर चलेगी। सिमिलरली आर्म्ड रिविलियन, तुम ऐ थोड़ी कहते हो भी यार हुण 21 दिनों का साडा आर्म्ड रिविलियन है, वो तो हम डिपेंड करेगा ना भी कितनी देर चल रहा है। बिकॉज सी दिस इज हाउ यू विल, कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे। सो 6 मंथ्स के हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब 6 महीने भी क्यों रखें? क्योंकि दोबारा सेशन बैठ तो गया, सारे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हो तो गए, इनसे पूछ लो कि भाई ठीक है हटा दें क्या इसको, नहीं तो कंटिन्यू कर लो 6 महीने के लिए। पीरियोडिक अप्रूवल, अगेन पीरियोडिक अप्रूवल किसने ऐड की? 44th अमेंडमेंट ने। ऑलराइट, नाउ तुसी एक चीज़ होर याद रखनी है भी, कोई भी रेजोल्यूशन ਜਿਹੜਾ या तो एमरजेंसी ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ 6 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। स्पैशल मैजोरिटी, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पैशल मैजोरिटी की गल शुरू च नहीं की सी, उन्होंने दे हिसाब नाल प्राइम मिनिस्टर कन्विंसड है, प्रेजिडेंट साहब नूं कह के एमरजेंसी ला देगा। तुसीं हुण ये लाओ ना भी उस टाइम जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने वो कौन है, मतलब नेहरू ला लो, नेहरू नूं लग रहा है मैं थोड़ी एमरजेंसी लावांगा, ठीक है इदां थोड़ी भी एमरजेंसी लग जाऊगी, ये तो बहुत वड्डी गल है नैशनल एमरजेंसी का। स्टेट्स जिहड़ी एमरजेंसी लगती है ना, ਉਹਦੇ बारे भी अंबेडकर साहब ने यह कहा सीगा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम तो उन्होंने कहा, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने भी यार असी प्रेजिडेंट रूल क्यों रखा है, स्टेट अपने हिसाब नाल चलूगी। कहते टेंशन ना लो, ये डेड लैटर है, इस डेड लैटर की कदे लोड़ ही नहीं पैनी, ये तो बस मैं एक सेफ गार्ड पाता कॉन्स्टिट्यूशन च। वो डेड लैटर 70 सालों असी 100 तो वध टाइम यूज़ कर ली, ठीक है। इंडिया you have imposed emergency in states जो है प्रेजिडेंट रूल, तो पंजाब को इस भी डिस्टिंक्शन आप बहुत एमरजेंसी लवाई है, ठीक है अनफॉर्चुनेटली। सो इंडिया दे विच ਇਹ वाले प्रोविजनस अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा यूज़ हुए ने जिन्ना कि प्रॉबली परसीव या किया होना या एंटीसिपेट किया होना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने। नन द लेस बिकॉज उन्होंने लग्या भी इन्ना कोई लानी ही नहीं किसी ने, उन्होंने प्रोविजन भी सिंपल जो रख दे, बस ठीक है प्राइम मिनिस्टर सिंपल मेजोरिटी ना पास करा के लाता रहूगा। वो तो जो फिर 15 सालों के 3 बार लग गई, 62 च 65 च 71 सॉरी 62 च 71 च 75 जो लग गई, तो फिर 44th अमेंडमेंट ने कहा भी ना सिंपल मेजोरिटी नाल नहीं, हाउसिस तो भी स्पैशल मेजोरिटी ना पास कराओ। तो तुहानू प्रोसीजर समझ आ गया। स्टेप 1 की है, कैबिनेट रिटन लेटर मेंस का पेपर लिख के दे गए किसको? प्रेसिडेंट को, फिर ये लग जाएगी 1 महीने के अंदर बेटा दोनों हाउसिस से स्पेशल मेजोरिटी में पास कराओ तो वो लगेगी इमरजेंसी। क्लियर क्लियर सिंपल है। नाउ हुण अंदर रेवोकेशन, इमरजेंसी हटेगी कैसे? हटाना सिंपल है, ये भी अगेन थैंक्स टू 44th अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट साहब ने एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन देनी है भी सॉरी वीर सॉरी, ठीक है वो पहला लाती सीगी, नाउ रिवोक कर रहे हैं आप, ठीक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन, बट ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी लोड़ नहीं।
ਇਹਦੇ ਲਈ पार्लियामेंट्री अप्रूवल की लोड़ नहीं, सिर्फ लगाने के लिए मुश्किलें हैं, हटाना तो भाई जितनी जल्दी हो सके एक लोकतंत्र में उतनी जल्दी आपको इमरजेंसी हटा देनी है। इन अ डेमोक्रेसी यू शुड बी एबल टू restore this democratic procedure and process as soon as possible and with as much ease as possible. All right, now ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੀਓ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮਦ ਆਏ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ठीक है, एंड लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि बस ये इमरजेंसी हम हटा रहे हैं, तो भी इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा, कीप इन माइंड, लोकसभा passes a resolution with simple majority disapproving its continuation. all right, बट हुण इदां भी तो हो सकता है भी लोकसभा का सैशन ही ना बैठा होवे, सत्र ही नहीं है अभी, तो फिर क्या होगा? फिर अगर 1/10 मतलब 545 में से अगर 55 बंदे लिख के दे दें बुलाओ भी स्पैशल सैशन, असी लोक सभा नू रिमूव इनू असी एमरजेंसी रिवोक करनी है, तो फिर प्रेजिडेंट साहब नू 14 दिनों के अंदर अंदर स्पैशल सैशन बिठाना पैना है। यू अंडरस्टैंड? जे तो लानी सी फिर तो जे लोक सभा नहीं बैठी तो भी राज्य सभा तो तुसी स्पैशल मेजोरिटी ना पास करा के लाओ, जे तुसी रिवोक करनी है तो जे लोक सभा नहीं बैठी कोई ना 14 दिनों के अंदर तुसी बिठाओ उन्होंने सिंपल मेजोरिटी ना पास कराओ, तो जे उन्होंने पास करता भी नहीं लानी वही हटाओ इनू तो तुहानू हटानी पैनी है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? आई होप आप फील समझ पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में आपने आंसर को लिखना है प्रीलिम्स में। अब ये तो हो गया, आपको ग्राउंड भी पता लग गया, प्रोसीजर भी समझ आ गया, लगाने का भी हटाने का भी। हो क्या जाता है इमरजेंसी से? पाकिस्तान दे विच जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी लाती, ठीक है, तो ओदी किसी ने पंजाबी डबिंग बनाई, कहते मैनू कहते ने जनरल मुशर्रफ वाज सिंह कहते मैनू कहते ने मुशर्रफ ने इमरजेंसी लाती तो कईयां नू तो मेरे मुल्क च पता भी नहीं इमरजेंसी हुंदी की है। कल मैनू एक बंदे का फोन आया, कहता मेरा गुठा छिल गया, इससे इमरजेंसी ला दा। ठीक है, सो पॉइंट बीइंग कि पीपल डू नॉट इवन नो द रेपरकशंस ऑफ इमरजेंसी, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। नाउ इमरजेंसी में अगेन वही 3 चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। सेंटर स्टेट रिलेशन जो हमने 2 क्लासें पहले किए थे, हमने 3 पार्ट्स में उनको किया था। पहला था लेजिस्लेटिव, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा था फाइनेंशियल रिलेशंस। बड़ी डिटेल में किया हमने। पहला तुसी एग्जीक्यूटिव देख लो। एग्जीक्यूटिव दे विच मैं तुहानू की कहा सी भी सेंटर स्टेट्स नू डायरैक्शन दे सकता है बहुत सारे मैटर्स, ठीक, तो जदों सेंटर स्टेट तो कोई काम कराएगा ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਬਿਟਰ ਵੀ अपॉइंट करेगा। तो स्टेट कोल कुछ अपने मैटर सीगे। सब तो पहली लाइन जी मैं कही सी थानू, मैनू अज भी याद है, जी मैं पहली लाइन बार बार रिपीट की सी एग्जीक्यूटिव्स पढ़ाते हुए, एग्जीक्यूटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आई सेड that the executive powers are co-terminus with the legislative power. What I meant to say there was कि जो लॉ बना रही है सेंटर उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन की सेंटर के पास पावर है एंड स्टेट की इनके पास। इमरजेंसी लगी है, अब स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। पावर किसके पास है? सेंटर के पास। आज सेंटर क्या करेगा? किसी भी मैटर पे, इमरजेंसी का मतलब ही यही है कि सारी पावर ऑफ सेंटर के पास है, प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है। किसी भी मैटर पे किसी भी राज्य को कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, चलो भाई हो जाओ खड़े, एंड दैट्स इट। वो ये नहीं बोलेंगे कि संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म है साडी कंट्रीज ते ब्ला ब्ला ब्ला। नो फेडरलिज्म, ओके, ओनली इमरजेंसी। सारी पावर आ गई किदे कोल? सेंटर कोल। तो फिर विधानसभा की सस्पेंड होगी? नो, विधानसभा सस्पेंड नहीं होती, एनिमेटेड है, जिंदा है, जीवन है उसमें, पर सस्पेंडेड एनिमेशन में है। अपने रूम में बैठे मोबाइल पे बस आपके सारे एमएलएस अपने रूम में बैठे मोबाइल फोन्स लेके बस ऐसे ही कुछ कैंडी क्रश खेल रहे हैं, एमपीज एमएलएस स्टेट के। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऑल्दो the legislature is not suspended as such, but the entire power goes to
goes to center. Same is true about legislative. Legislative में क्या है, मैंने आपको बताया था कि अदरवाइज एक सेंट्रल लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. जो इमरजेंसी लगी फिर की है, बस एक कोई लिस्ट है, फिर वो है पार्लियामेंट लिस्ट. मतलब जो भी सारे लॉज कोई भी किसी भी चीज़ पे वो सेंटर ही बनाएगा, आप उसके पास पावर है, वो बनाएगा सारे पावर्स. अगेन लाइक आई सेड कि दैट डज नॉट मीन कि लेजिस्लेटिव जो स्टेट है वो सस्पेंड हो गई. सस्पेंड नहीं हुई, सस्पेंडेड एनिमेशन से में है, इन द सेंस कि वो इट इज़ एग्जिस्टिंग बट विदाउट एनी मीनिंगफुल पावर. तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाएंगी. ऑलराइट, अब जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने इमरजेंसी के टाइम पे, मान लो एग्रीकल्चर पे, पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, वो लॉ इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने तक मैक्सिमम ऑपरेट करेगा. अगर उस स्टेट को वो लॉ नहीं पसंद, 6 महीने के अंदर उनकी विधानसभा आ जाए, वो हटा दे. नहीं हटाया तो भी इनऑपरेटिव तो हो ही गया, अपना लॉ उनका वापस रिस्टोर कर जाएगा. बट आपको मैंने एक चीज़ हमेशा से बताई है, अगर आप इस कंट्री के कोई भी लॉ के अंडर आप हो, आपके ऊपर कोई भी एक्शन होता है, चाहे आपको कोई एंटाइटलमेंट मिलती है, चाहे आपको कोई पनिशमेंट मिलती है, कल को वो लॉ चला जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि भी हुण तां लॉ ही नहीं रहा. ओके, ये तो लॉ सेंटर ने बनाता सी एमरजेंसी ते, ये तो मेरे ते अप्लाई नहीं होंदा. जिस टाइम तुसी कोई लॉ वायलेट किया है उस टाइम वो लॉ ऑफ लैंड सीगा. ओके, सो एनी एक्शन जो वहाँ पे लिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो वैलिड माने जाएंगे. बट आपको ये पता समझना है कि होगा क्या कि 6 मंथ्स तक वो लॉ चलेगा. 42nd अमेंडमेंट ने एक चीज़ की थी. अब मैंने आपको जैसे पहली ही लाइन में क्या बोला था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो ये नहीं है कि ये तो जी पूरे इंडिया पे है और इसलिए इसको नेशनल इमरजेंसी बोल रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स या स्टेट किसी एरिया को इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया जाए कि यार नेशनल इमरजेंसी लगी है. अब 42nd अमेंडमेंट बोलती थी कि जब ऐसा हो गया तो इंडिया की कोई भी स्टेट जो है, इंडिया की कोई भी स्टेट, वो सारी स्टेट्स के ऊपर ही ये सेंटर का लॉ बन जाएगा. 42nd अमेंडमेंट ने की प्रोवाइड किया दैट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सटेंड नॉट ओनली टू दोज एरियाज वेयर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट टू एनी अदर स्टेट एज वेल. क्लियर, ये 42nd अमेंडमेंट ने ऐड कर दिया था. नाउ थर्ड आता है फाइनेंशियल पावर. फाइनेंशियल पावर में भी क्या है, सारी की सारी पावर्स रहेंगी सेंटर के पास. प्रेसिडेंट चाहें तो क्या करेंगे कि जो भी सेंटर और स्टेट के जो बनते हैं कि इतने पैसे सेंटर स्टेट को देगा, स्टेट्स आगे ये करेंगी वो करेंगी, सब मॉडिफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ये सारे के सारे प्रेसिडेंट ने जो भी मॉडिफिकेशन करनी है पार्लियामेंट में रख देंगे. इमरजेंसी लगी हुई है, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर देना, बात होगी ख़त्म. सो मोटा मोटा अगर हम देखें तो सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें और इमरजेंसी लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी, तो क्या पावर्स हैं स्टेट के पास में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. ठीक है, क्लियर, सिंपल है. वही पावर जो मनमोहन सिंह के पास होती है, सोनिया गांधी के सामने, या बाकी मिनिस्टर्स की होती है मोदी जी के सामने, कि देखने को लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं पर सस्पेंडेड एनिमेशन में ही है. नाउ लोकसभा और विधानसभाओं की लाइफ का क्या होएगा? नाउ जब इमरजेंसी लग गई तो आप क्या कर सकते हो, 1 साल के लिए लोकसभा की और या फिर विधानसभा की लाइफ बढ़ाई जा सकती है. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी ने 1-1 साल करके 2 बार बढ़ा दिया था. ठीक, तो 1 ईयर एट अ टाइम. एंड कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि कितनी बार बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी बार बढ़ाएं, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. बट जब इमरजेंसी हट गई फिर कितनी देर चल सकती है? मैक्सिमम 6 मंथ्स. Maximum 6 months. The extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. Emergency चल रही थी, चलो जी सरकार चल रही है, कहते जी 5 साल पूरे हो गए, चुनाव कराने हैं, चौना का टाइम आ गया, कहते कैंसिल है भाई, 1 साल के लिए भी यही चलेगी, मैं चाइना नाल लड़ा कि तुहाडे इलेक्शन करावा. ठीक है, 1 साल ही बधा लिया. फिर दोबारा हुण यार इमरजेंसी लगी हुई है, 1 साल ही होर बधा लो. फिर दोबारा फिर बधा लो. 1 साल ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ
इलैक्शन कराने पैने ने थानू, ठीक, क्लियर, सिंपल। एंड सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब आता है, अब आपको समझ आ गया सेंटर स्टेट रिलेशन क्या हो जाएंगे, सारी पावर सेंटर के पास। लाइफ ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। राज्यसभा तो अपना मस्त चली रही है, ठीक है। नाउ थर्ड, इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। मुझे एक इंडिविजुअल को क्या फर्क पड़ेगा अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, कंट्री में लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी। अब आपको ना यही याद रखना है, ये इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लग रही है, वॉर के, एक्सटर्नल एग्रेशन के और आर्म्ड रिबिलियन के। अब ये जो मसला है, मान लो स्पेशली आर्म्ड रिबिलियन, ये एक इंडिविजुअल से रिलेट करता है। हो सकता है मेरे वर्गे बहुत सारे बंदे कहना आ जाओ भी, आ जाओ हो जो सारे इकट्ठे। सो आपने अपने सारे हथियार लेके पहुंच गए। इस वजह से इस इमरजेंसी की इम्प्लीकेशन है आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर। बट जब हम आगे जाके देखेंगे स्टेट में किसी में प्रेसिडेंट रूल लग गया, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ फॉर दी ऑब्वियस रीज़न। तो हाँ जी, अब इसमें हमारे पास 2 आर्टिकल्स आते हैं इंपॉर्टेंट, एक 358 और एक 359, जो हमें बताते हैं इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। 358 ਜਿਹੜਾ आर्टिकल है ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ है आर्टिकल 19 ਦੀ, आर्टिकल 19 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਫਰੀडम्स ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, भी सब तो पहला वो बोलेगा बंदा, फिर एसोसिएशन बनाएगा, फिर मूव करेगा, फिर वहाँ पे मूव करके क्या करेगा, वहाँ पे रिजाइड भी करेगा, प्रोफेशन भी करेगा, वो सारी जो आपकी राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं भाई गल होर सुनो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन भी नहीं हैगा, इमरजेंसी लगी हुई है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट इफ इमरजेंसी इज़ इन इफेक्ट देन अंडर आर्टिकल 358 यू डू नॉट हैव दिस राइट। जो इमरजेंसी रिवोक होगी व्हेन इट सीजेस टू ऑपरेट, ऑटोमेटिकली वो दोबारा रिवाइव हो जाने। ओके, नाउ इस टाइम ते कोई भी लॉ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਫਰੀडम ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲॉ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਲॉ ਰਹੂਗਾ ਵੈਲਿਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਰੀडम्स ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ रैशनलाइज करने लई, लॉजिकल बनाने लई 44th अमेंडमेंट ने 2 कंडीशनस लातियां इस आर्टिकल के उत्ते 358 के उत्ते। की कर रहा है 358 कहता भी इधर लगी एमरजेंसी, उत्थे थोड़ा आर्टिकल 19 फिनितो गया। इस चीज़ को रैशनलाइज करने लई 44th अमेंडमेंट 2 कंडीशनस की कहता है, कहता पहली गल बई ये ऑटोमैटिकली सस्पेंशन जिहड़ी है ये तां होएगी जे एमरजेंसी लगी है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। 44th अमेंडमेंट कहता भी असी पूरी गल तुहाडी मानते हैं भी कल नूं जे चाइना ने अटैक करता, पाकिस्तान ने अटैक करता इंडिया के उत्ते, तो तुसीं कहो भी यार असी तां विच पहलां एसोसीएशनस बनाणियां या असी तां पहलां मूवमेंट करनी है सारी, तो वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। ठीक, तो जे एक्सटर्नल एग्रेशन है तो फिर तुसीं साडा आर्टिकल 19 लै सकते हो। बट ਤਾਂ नहीं जे अंदर कोई आर्म्ड रिबिलियन हैगा, फिर तो तुसी आर्म्ड रिबिलियन के नाँ ते ला के एमरजेंसी 4 लोग जे इकट्ठे होणगे भी यार सरकार गलत काम कर रही है, तुसी उन्होंने चक के अंदर पा देना, कहना भी आर्टिकल 19 कोई नहीं हैगा तुहाडा, तो तू हुण सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता, तेरे कोल फंडामेंटल राइट ही है नहीं है, क्योंकि दिसदा नहीं तूने एमरजेंसी लगी हुई है। और बंदा कहूगा मैं तां असीं इकट्ठे होए हैं भी तुसी एमरजेंसी लाती। द होल पॉइंट ऑफ अस मेकिंग दिस एसोसिएशन इज कि आपने बेतुकी इमरजेंसी लगा दी आर्म्ड रिबिलियन के नाम पे, तो आपने अब हमें अंदर डाल दिया। तो अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या ग्राउंड ऑफ वॉर है तो
44th अमेंडमेंट बोलती है कि आप लगाओ। अगर इंटरनल मैटर है जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड रिबिलियन, फिर नहीं भाई, ये आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। क्लियर? तो 358 ने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली वो हो गया। 44th ने उस पर 2 कंडीशंस लगा दी। 358 उसने डिलीट नहीं किया, रिपील नहीं हुआ, सिर्फ कंडीशनैलिटीज लगी हैं। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरा, तुसी कहता यार भी 358 के अंदर भी सुनो भाई हुण एमरजेंसी लगी हुई है, असी कोई भी लॉ ले आइए तो तुसी कल नूं ये नहीं उन्होंने चैलेंज कर सकते भी मेरा आर्टिकल 19 कित्थे गया। वो कहते भी यार इदां थोड़ी हुंदा है, तुसी लॉ लेके आओगे, ओदी चैकिंग होएगी भी ये लॉ थोड़े एमरजेंसी के प्रोविजनस नाल रिलेटेड हैवी है कि नहीं। मान लो उस लॉ का कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, तुसी बस खाम खा लोगों की पर्सनल फ्रीडम लिए तुसी लॉ ले आए ना, उस तो कोई सिचुएशन हैंडल होंदी है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर थोड़ी इदा होएगा। ठीक है, देन ऑफ कोर्स ये चेक तो किया जाएगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर लॉ इज एक्चुअली रीजनेबल इन द सेंस कि वो इमरजेंसी रिलेटेड है भी है कि नहीं। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि ओनली लॉज रिलेटेड विद इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट अदर लॉज। यू अंडरस्टैंड? मान लो कोई हो रही सरकार लॉ ले आई जिदा कोई इमरजेंसी ना रिलेशन नहीं हैगा, बट कोइंसिडेंटली दैट लॉ टेक्स अवे योर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हुण ये लॉ चैलेंज तो मैं करांगा सुप्रीम कोर्ट च। ठीक, क्लियर, सिंपल, बिकॉज इदा ओवरआर्चिंग पावर नहीं तुसी दे सकते स्टेट नो। सो 358 आर्टिकल एसेंशियली टॉक्स अबाउट बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन विद इमरजेंसी। 2 आर्टिकल्स में दिया है, 358 और 359, पर इनमें डिफरेंस क्या है? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये बात करता है आर्टिकल 19 के उड़ाने की, दूसरा ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन की बात करता है। इसका सोल्यूशन क्या है? 44th अमेंडमेंट, जो इसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन करता है, क्या करके कि आर्म्ड रिबिलियन पे नहीं लगेगा, पहली चीज़, और दूसरी सिर्फ वही लॉ जो आप लाओगे कि यार ये इमरजेंसी है, ये लॉ ले आए, अब इन लोगों के फंडामेंटल आर्टिकल 19 वायलेट होता है तो जायज़ है, प्रोवाइडेड कि वो इमरजेंसी से उसका लेना देना हो लॉ का, ये नहीं कि कोई अनरिलेटेड लॉ ले आए। सिंपल है। अब आते हैं हम आर्टिकल 359 पे। ये जो है ना, ये एज सच आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं लेता। बाकी भी तो आपके पास कितने सारे राइट हैं, 14 से लेके 32 तक, मतलब ऐसे तो 35 तक जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट, 12 से 35, बट ये एक सबसे अहम राइट आपका ले लेता है जिसके बेस पे बैठे हैं सारे बाकी राइट्स। आर्टिकल 359 ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी और ऑल द राइट्स। तो मेरे को राइट्स था सारे ने, ठीक है, बट मैं कोर्ट इन्फोर्स ही नहीं करा सकता था, फिर वो कादे राइट्स रह गए। ऑलराइट, सो 359 की कहता है भी तुहाडे कोल जदों अंडर 359 प्रेजिडेंट साहब आके एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं भी सुनो भाई, या तो ये कह सकते हैं अगले 3 महीने कोई कोर्ट च कोई फंडामेंटल राइट ਲਈ ਤੁਸੀਂ नहीं जा सकते। दूजा या इदा भी कह सकते हैं भी जिन्नी देर एमरजेंसी लगी हुई है उन्नी देर तुसी कोर्ट च नहीं जा सकते अपने राइट्स नू इन्फोर्स कराने ਲਈ। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि 358 ਤੇ 359 ਚ डिफरेंस ਕੀ है। 358 ਜੇ ਤੁਸੀਂ फीचर देखोगे पहला की सीगा, इट वॉज सस्पेंडिंग आर्टिकल 19 ओनली, ਇਹਦਾ स्कोप आर्टिकल 19 तक ही था। दूसरी इसकी क्या चीज़ थी, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर रहा था, ठीक। तीसरी इसकी क्या लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही लग सकता है। चौथी इसका क्या था कि अब जितनी देर इमरजेंसी है उतनी देर ये है, ठीक बात। और पांचवा क्या था कि ये चेक किया जाएगा कि जो लॉ है वो उसका कोई लेना देना भी है कि नहीं है, जो लोगों की आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है उसका कोई लेना देना भी है कि नहीं है विद द इमरजेंसी। 359 में ऑन दी अदर हैंड सबसे पहले इसका स्कोप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल तक लिमिटेड नहीं है, पर इसके अंदर आते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स। बट 44th अमेंडमेंट ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी 2 कंडीशंस लाई सी, जिवें 358 ਦੇ ਉੱਤੇ 2 कंडीशंस लगियां ने, उदा ही 359 ਦੇ ਉੱਤੇ भी 2 कंडीशंस ने। पहली कंडीशन की है, कहते भी यार सारे फंडामेंटल राइट्स का स्कोप नैरो करो। आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिस वाली जड़ा हैगा, ते आर्टिकल 21
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ नहीं इंक्लूड ਹੁੰਦੇ। इन अदर वर्ड्स इन दो राइट्स के लिए तो आप कोर्ट को मूव कर ही सकते हो। ठीक बात, इदा थोड़ी भी जो एमरजेंसी लग गई तो तुसी किसी भी बंदे नूं लै जाओगे, चलो जी बिना किसी ऑफेंस तो तुसी चक के उसदी बॉडी भी नहीं प्रोड्यूस की तो तुसी बिना किसी ऑफेंस तो चक के ले जाओगे, किसी नूं गोली मार दोगे विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। सो आर्टिकल 20 and 21 इज नॉट इंक्लूडेड, बट फाइन रिमेनिंग आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आर देयर जिन्होंने सरकार वायलेट अब्रिज एब्रोगेट कर सकती है। किवें? प्रेजिडेंट आके इत्थे लिखा ना तो ऑर्डर देगा प्रेजिडेंट, इत्थे नहीं लिखा बट आई एम टेलिंग यू, ऑर्डर देगा प्रेजिडेंट, तो प्रेजिडेंट आके बोल देंगे कि अगले 3 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, या जितनी देर इमरजेंसी लगी है। ये तो थे ही उतनी देर के लिए जितनी देर इमरजेंसी लगी है, यहाँ पे टाइम भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। क्लियर? और जो दूसरी कंडीशन इधर लगी थी 358 में, वो 359 में भी है। मतलब क्या है कि ये तो यहाँ पे भी चेक किया जाएगा कि अगर इमरजेंसी के टाइम पे सरकार ने कोई लॉ बना दिया या प्रेसिडेंट ने कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन निकाल दी, उसका जो लोगों का फंडामेंटल राइट ले रही है, तो ये तो चेक करेंगे ना कि इसका इमरजेंसी से कोई लेना देना है भी कि नहीं, और द प्रेसिडेंट साहब इज जस्ट ड्राइंग सम सैडिस्टिक प्लेजर। ऑलराइट, क्लियर? सो आई होप आपको ये बेसिक सा समझ आया इमरजेंसी है क्या। सो इतनी इमरजेंसी बहुत है एज फार एज नेशनल इमरजेंसी इज कंसर्न। अब आते हैं हम प्रेसिडेंट रूल के ऊपर जो राज्यों में लगता है। ओके, नाउ प्रेसिडेंट रूल जो है वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। कोई स्टेट है वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इस ग्राउंड पे जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल।